वेलकम बैक गाइस। आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक बेहद धमाकेदार और माइंड ब्लोइंग सीरीज को लेके आ चुका हूं। इस कहानी को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। क्या होगा अगर तुम्हारी ही फैमिली के लोग तुम्हारे खून के प्यासे बन जाएं? एक ऐसा अनाथ और बेबस लड़का जिसकी मां को जहर देकर मार दिया गया, जो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बिना किसी ताकत के हर पल मौत के साए में जी रहा है, क्योंकि उसके अपने ही सौतेले भाई बहन और खतरनाक क्लैंस उसकी जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन सोचो, जब वो लड़का अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, तभी फ्यूचर से आया एक बंदा उसकी बॉडी में दुनिया की सबसे एडवांस नैनो मशीन्स इंजेक्ट कर दे, जो उसकी बॉडी को एक ही झटके में गॉड लेवल पावर्स दे दे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नैनो मशीन की, जहां हमारा मेन कैरेक्टर चियोन योवून अपने दुश्मनों को चुन चुन कर सबक सिखाएगा और पूरी डेमोनिक कल्ट पर राज करेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर शुरू होता है और हम रात के अंधेरे में पहाड़ों का एक शांत और डरावना सीन देखते हैं। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ हमारा यंग मास्टर चियोन हांफते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। भागते भागते अचानक उसका पैर एक जड़ से टकरा जाता है और वो संभल नहीं पाता, सीधे खाई के नीचे जा गिरता है। जमीन पर गिरकर दर्द से कराहते हुए चियोन सोचता है, लानत है, अब तो मेरी टांगों में हिलने का भी दम नहीं बचा। तभी उसे अपने सामने असैसिन्स के पैर दिखाई देते हैं। चियोन चौंक कर सोचता है, तो क्या तुम लोग मुझसे यह कहना चाहते हो कि मैं शुरुआत से ही तुम लोगों के इशारों पर नाच रहा था? वो गुस्से से चिल्लाता है, कमीनो। पेड़ पर बैठा असैसिन हंसते हुए कहता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 घंटे तक भागने में तुम्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। बहुत बढ़िया किया प्रिंस चियोन, इतने लंबे इंतजार ने तो मुझे सोने की कगार पर पहुंचा दिया था। चियोन चारों तरफ देखता है कि सारे असैसिन्स अपनी तलवारें निकाल रहे हैं। वो मन ही मन घबराकर सोचता है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अब भागने की भी ताकत नहीं बची। वो हिम्मत जुटाकर चिल्लाकर पूछता है, क्यों? मैंने तो एकेडमी में एडमिशन लेने का इरादा भी छोड़ दिया था। फिर तुम लोग मुझसे और क्या चाहते हो? तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? असैसिन्स का एक बंदा लाल आंखों से घूरते हुए कहता है, भले ही तुमने उम्मीद छोड़ दी हो या तुम्हें मार्शल आर्ट्स का टैलेंट न हो, जब तक तुम्हारे पास गद्दी का हक है तुम्हें ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। प्रिंस चियोन, हार मान लो, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो आगे कहता है, भले ही तुम्हारी रगों में किसी किसान का खून हो, पर तुम उस महान इंसान की औलाद हो, इसलिए हम तुम्हें बिना दर्द दिए मारेंगे। किसान का खून सुनते ही चियोन का खून खौल उठता है। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का अपमान करने की? वो अपने कपड़ों में छुपाया हुआ छोटा खंजर बाहर निकालता है और सोचता है, ये साले मुझे कभी आराम से नहीं मारेंगे। अगर मरना ही है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए मरूंगा। असैसिन्स का लीडर उसका खंजर देखकर पूछता है, ओहो, क्या तुमने वॉरियर चांग से कुछ मार्शल आर्ट सीखी हैं? फिर उसकी बेकार पोजीशन देखकर हंस पड़ता है, नहीं, लगता तो नहीं कि इसने कुछ सीखा है, लेकिन मानना पड़ेगा ये अपनी ब्लड लाइन के असर से भाग नहीं सकता। बिना किसी ट्रेनिंग के भी ये आखिरी दम तक हार नहीं मानना चाहता। इस शिकार को मारने में तो बड़ा मजा आने वाला है। वो चिल्लाकर हुक्म देता है, मार डालो इसे। सारे असैसिन्स एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। चियोन चीखते हुए पागलों की तरह खंजर हवा में लहराता है। तभी एक असैसिन झटके से आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसे हवा में उठाकर ताना मारता है, क्या तुम्हारा छोटा सा बदला यहीं खत्म हो गया? लेकिन चियोन हार नहीं मानता। वो हवा में लटके लटके खंजर की ग्रिप मजबूत करता है। पीछे से दूसरा असैसिन चिल्लाता है, ध्यान से, बचो। पर देर हो चुकी होती है। चियोन सीधे उसके गले में खंजर घोंप देता है। असैसिन की लाश ढह जाती है और चियोन जमीन पर गिरकर खून थूकते हुए हंसता है, सही मिला तुझे कमीने। बाकी असैसिन सदमे में आ जाते हैं। एक बच्चा जिसने मार्शल आर्ट सीखी तक नहीं, उसने हमारे बंदे को मार दिया। क्या इसका पागलों की तरह तलवार चलाना सिर्फ एक नाटक था ताकि हम बेफिक्र हो जाएं? इस हालत में भी इसने इतना शातिर दिमाग इस्तेमाल कर लिया। तभी उनका कैप्टन गुस्से से बौखलाकर अपनी तलवार खींचता है। साले नीच बच्चे, और बिना कोई मौका दिए अपनी तलवार सीधे चियोन के पेट में आर पार उतार देता है। चियोन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। असैसिन्स का लीडर चियोन पर तंज कसते हुए कहता है, तुझे क्या लगा था हम तुझ पर रहम खा रहे थे, इसलिए तू हमारे साथी को मार देगा? चियोन जमीन पर गिरा दर्द से तड़प रहा होता है। लीडर हंसते हुए कहता है, पेट में छेद होने पर कैसा महसूस हो रहा है प्रिंस? धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर। चियोन जमीन को उंगलियों से घिसते हुए बेबसी से सोचता है, धिक्कार है, मुझे लगा था कि मैं इन्हें दोबारा बेवकूफ बना लूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक कमीने को तो निपटा ही दिया। तभी असैसिन्स का लीडर चियोन के घाव पर अपना भारी पैर रखकर उसे और दबाने लगता है। दर्द की वजह से चियोन की आंखें फटने लगती हैं और उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल पाती। लीडर क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहता है, अपने साथी के मरने के बाद मेरे पास तुझे ऐसी दर्दनाक मौत देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।
तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है। सारे असैसिन्स चौंक कर ऊपर देखने लगते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जबरदस्त धमाके के साथ रोशनी सीधे जमीन पर गिरती है और एक असैसिन के परखच्चे उड़ जाते हैं। धू धू कर उड़ती धूल और खून के छींटों के बीच एक रहस्यमयी शख्स का साया दिखाई देता है। असैसिन्स घबराकर चिल्लाते हैं, वो हमारे पीछे है। वे अपनी तलवारें घुमाकर पीछे मुड़ते हैं। धूल छटने पर उन्हें एक नौजवान दिखाई देता है जिसने नीली मॉडर्न हुडी, जीन्स और स्नेकर्स पहने रखे हैं। उसके चारों तरफ बिजली जैसी नीली ऊर्जा चमक रही होती है। असैसिन्स का लीडर उसे देखकर दंग रह जाता है। ये कौन है? मैंने आज तक ऐसे अजीब कपड़े पहने किसी इंसान को नहीं देखा। लीडर अपनी तलवार संभालते हुए गुस्से में चिल्लाता है, कौन हो तुम? वो पूरी ताकत से उस अजनबी पर हमला करने के लिए झपटता है, पर वो मॉडर्न कपड़ों वाला लड़का अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। अगले ही पल हवा में एक जबरदस्त धमाका होता है। हमला करने आया असैसिन हवा में ही कटकर खून से लथपथ हो जाता है। बाकी असैसिन्स डर के मारे कांपने लगते हैं। ये क्या हुआ? वो एक सेकंड में गायब कैसे हो गया? क्या ये कोई स्पीड स्किल है? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे वो पानी की तरह हवा में गायब हो गया हो। लीडर चीखता है, पीछे हटो। ये बंदा कोई मामूली इंसान नहीं है। वे समझ जाते हैं कि ये किसी बहुत ऊंचे दर्जे के मास्टर की ताकत है। वे सोचते हैं, इतना बड़ा मास्टर इस मामूली लड़के को बचाने क्यों आया है? खैर, हमारा काम तो हो ही चुका है। लड़का अब तक आधे से ज्यादा खून बहा चुका है और वैसे भी मरने वाला है। भागो। कातिल जैसे ही हवा में छलांग लगाकर भागने की कोशिश करते हैं, वो मॉडर्न अजनबी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी उंगलियों से नीली बिजली का एक झटका छोड़ता है। एक ही झटके में भाग रहे असैसिन्स के सीने छलनी हो जाते हैं और वे नीचे गिर पड़ते हैं। जमीन पर पड़ा चेओन ये सब देख रहा होता है। वो दर्द में भी हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है, सही हुआ तुम सबके साथ। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। तभी उसे उस अजनबी की आवाज सुनाई देती है, वाह, अपनी मौत के करीब होकर भी हमारा पूर्वज कितने खुशमिजाज मूड में है। अधमुंदी आंखों से चेओन सोचता है, पूर्वज, यह बंदा कौन है और मरने की कगार पर पहुंचने के बाद भी यह क्या बकवास किए जा रहा है? चेओन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसकी नजरें धुंधली होने लगती हैं और पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है। वो बेबसी से मन में सोचता है, क्या मैं सच में ऐसे ही मरने वाला हूँ? तभी वो मॉडर्न अजनबी लड़का अपनी कलाई पर बंधी अजीब सी डिवाइस को चेक करते हुए खुद से बड़बड़ाता है, शिट, लगता है कोई रास्ता नहीं बचा। सोच तो रहा था कि आराम से आकर तुम्हें ये सब इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, पर अब मौके पर ही जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। वो चेओन के पास झुकता है और कहता है, मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि तुम तो बस मरने ही वाले हो। ये कहकर वो एक इंजेक्शन जैसी चमकती हुई डिवाइस निकालता है और सीधे चेओन की गर्दन में ठोंक देता है। फिर वो एक और शॉट सीधे चेओन के पेट के जख्म वाली जगह पर लगा देता है। काम पूरा करके वो राहत की सांस लेता है, चलो हो गया काम। फिर वो मुस्कुराते हुए चेओन की तरफ देखता है, सुनो पूर्वज जी, इस बार पक्का कामयाब होना और अपने इस वंशज की जिंदगी थोड़ी आसान बना देना, समझे? वो आगे कहता है, ये नैनो मशीन एकदम लेटेस्ट वर्जन है, इसे चलाना बहुत आसान होगा। ऑल द बेस्ट, सीख लेना इसे कैसे यूज करते हैं। इतना कहते ही वो अजनबी लड़का नीली रोशनी के धमाके के साथ हवा में गायब हो जाता है। जमीन पर पड़ा चेओन अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए बेहद उलझन में सोचता है, ये अजीब सा बंदा क्या बकवास करके चला गया। तभी अचानक चेओन के दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजती है, सीरियल नंबर 034453258993। चेओन चौंक जाता है, ये मेरे सिर के अंदर कैसी अजीब आवाज आ रही है। आवाज आगे कहती है, स्काई कॉर्पोरेशन 7th जनरेशन नैनो मशीन एक्टिवेशन शुरू किया जा रहा है। फिर हमें बताया जाता है मार्शल आर्ट्स की दुनिया, जिसे मुरिम कहा जाता है, सदियों पुरानी तकनीकों और प्राकृतिक ऊर्जा के संतुलन पर टिकी है। जहां एक तरफ न्याय की राह पर चलने वाले संप्रदाय जस्टिस के प्रतीक हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी अलग ही ताकत और सिद्धांतों पर चलने वाले लोग भी हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाने वाली तीसरी सबसे खतरनाक ताकत को डेमोनिक पंथ कहा जाता है। इसी मुरिम की सरजमीन पर यह अनोखी कहानी जन्म लेती है। अचानक चेओन गहरी सांस लेते हुए झटके से अपनी आंखें खोलता है और कमरे में उठकर बैठ जाता है। वो हैरान होकर सोचता है, क्या मैं जिंदा हूं? पर उस असैसिन की तलवार तो मेरी पीठ से होकर पेट के आर पार निकल गई थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या था और उसका पूरा शरीर इतना अजीब और चिपचिपा क्यों महसूस हो रहा है। जैसे ही वह अपने हाथ और शरीर को देखता है, उसे अपनी त्वचा पर काले रंग के अजीब धब्बे दिखाई देते हैं। उनसे बेहद गंदी बदबू आ रही होती है। तभी हवा में एक यांत्रिक आवाज गूंजती है, क्या आप जाग गए हैं मास्टर? चेओन घबराकर तुरंत खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम?
वो चारों तरफ देखता है पर कमरे में कोई नहीं होता। वो मन ही मन सोचता है, मैंने ऐसा पहले कभी अपने उस्ताद से सुना था। ये आवाज़ बाहर से नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीधे मेरे दिमाग के अंदर से बात कर रहा हो। चेओन चीखते हुए पूछता है, फिर से बताओ तुम कौन हो और मेरे दिमाग के साथ क्या कर रहे हो। वो आवाज़ जवाब देती है, मैं स्काई कॉरपोरेशन की 7th जनरेशन नैनो मशीन हूँ। मेरा काम मास्टर के दिमाग को सपोर्ट करना है। मैं आपके दिमाग में बुनियादी जानकारी भेजने के लिए अनुमति मांग रही हूँ। चेओन घबराकर सोचने लगता है, नैनो मशीन, क्या ये वही तो नहीं जिन्हें डेमोनिक पंथ वाले इविल गॉड कहते हैं। चेओन डर के मारे तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और कांपते हुए कहता है, क्या आप इविल गॉड हैं। इसी बीच कमरे के बाहर गार्ड और डॉक्टर बायेक आपस में बात कर रहे होते हैं। गार्ड डॉक्टर से कहता है, हाल ही में प्रिंस पर जानलेवा हमले की कोशिशें बहुत बढ़ गई थीं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप उन्हें सीधे ढूंढ पाएंगे। ये तो एक चमत्कार ही है कि प्रिंस चेओन उस हमले के बाद भी जिंदा बच गए। गार्ड आगे बताता है, मुझे लगता है कि किसी ने प्रिंस की जान बचाई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन था। वहां का नज़ारा बहुत खौफनाक था। जमीन पर डेमोनिक पंथ के असैसिन्स की कटी हुई लाशें पड़ी थीं। उनमें से एक बंदा फिर भी सांसें ले रहा था, पर उसकी गर्दन में तलवार बिंधी हुई थी। फिर खून के गड्ढों के बीच मुझे प्रिंस चेओन मिले, पर अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर एक भी जख्म का निशान नहीं था। उनके कपड़े ऐसे फटे हुए थे मानो तलवार आर पार हुई हो, पर शरीर बिल्कुल साफ था। डॉक्टर बायेक भी हैरान होकर कहते हैं, हाँ ये सचमुच बहुत अजीब है। चलो चलकर एक बार प्रिंस को देख लेते हैं। कमरे के अंदर चेओन नैनो मशीन से गिड़गिड़ा रहा होता है, अगर तुम इविल गॉड नहीं हो तो क्या हो। क्या तुम सच में मेरी जान बचा रहे हो। नैनो मशीन कहती है, मास्टर मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ। मैं आपके दिमाग में बुनियादी डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति मांग रही हूँ। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं। जैसे ही चेओन हाँ कहता है, नैनो मशीन डेटा ट्रांसफर शुरू कर देती है। अचानक चेओन की आंखों में नीली रोशनी चमकने लगती है और उसके पूरे शरीर में बिजली की तरंगें दौड़ उठती हैं। दिमाग पर एक साथ हजारों जानकारी का दबाव पड़ने से चेओन का सिर घूमने लगता है। उसे जबरदस्त चक्कर आता है और वो तुरंत फर्श पर झुककर उल्टी कर देता है। नैनो मशीन बताती है, मास्टर आपके दिमाग में पहली बार इतनी भारी जानकारी लोड हो रही है, इसलिए ये सामान्य प्रतिक्रिया है। दूसरी बार में ऐसा दर्द नहीं होगा। चेओन अपना सिर पकड़कर कराहता है, मेरा सिर फटा जा रहा है। नैनो मशीन, क्या सच में मेरे शरीर के अंदर लाखों मशीनें डाल दी गई हैं। नैनो मशीन जवाब देती है, जी बिल्कुल। आपके शरीर के अंदर 45,000 नैनो रोबोट्स मौजूद हैं और ये मशीनें केवल तभी आपके शरीर से बाहर निकाली जा सकती हैं जब आपकी मृत्यु हो जाए। चेओन ये सुनकर सन्न रह जाता है, तो इसका मतलब ये मशीनें मेरी मौत तक मेरे शरीर में ही रहेंगी। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रिंस, डॉक्टर बायेक आए हैं। चेओन घबरा जाता है, अरे नहीं, अगर मैंने दिमाग की इस आवाज़ से बात की तो ये लोग मुझे पागल समझेंगे। नैनो मशीन तुरंत कहती है, घबराइए मत मास्टर, मैं आपके विचारों को पढ़ सकती हूँ। मैं अब खुद को टेम्पररी साइलेंट मोड में डाल रही हूँ। डॉक्टर बायेक और गार्ड अंदर आते हैं। गार्ड चेओन के पास पहुंचते ही अपनी नाक बंद कर लेता है। उफ, ये कैसी कड़वी और सड़ी हुई गंध आ रही है। डॉक्टर बायेक चेओन की नाड़ी जांचने के लिए उसकी कलाई पकड़ते हैं। नाड़ी महसूस करते ही डॉक्टर बायेक का चेहरा हैरान रह जाता है। गार्ड घबराकर पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर, क्या प्रिंस की हालत बिगड़ गई है। डॉक्टर बायेक अचरज में पड़कर कहते हैं, अद्भुत, ये तो कमाल हो गया। इनके शरीर के अंदर से खून का कचरा और सारी अशुद्धियां पूरी तरह बाहर निकल चुकी हैं। इनका शरीर अब मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सबसे बेहतरीन और संपूर्ण शरीर बन चुका है। डॉक्टर और गार्ड के जाने के बाद चेओन नैनो मशीन को जगाता है, साइलेंट मोड बंद करो। नैनो मशीन, क्या ये सब तुमने किया है। नैनो मशीन एक्टिवेट होकर कहती है, जी मास्टर, आपके शरीर में फैली नैनो मशीनों ने आपके शरीर की सारी गंदगी और कचरे को बाहर निकाला है। इसके अलावा मशीनों ने आपकी नसों, मांसपेशियों और शरीर के ढांचे को पूरी तरह रीशेप करके एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट के रूप में ढाल दिया है। चेओन एक बार फिर गहरी सांस लेता है और अपने हाथों को देखते हुए आश्वस्त होने के लिए पूछता है, तुम सच में कोई इविल गॉड नहीं हो ना। नैनो मशीन शांति से जवाब देती है, मैं कोई इविल गॉड नहीं हूं, मैं एक मशीन हूं। मास्टर। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो और तुम चाहते हो कि मैं इसके आगे के पार्ट्स भी कंटिन्यू करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।